हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डबल इंटीग्रेशन को सीखा था, कैसे सॉल्व करते हैं डबल इंटीग्रेशन, उसकी हेल्प से एरिया कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा था। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि किसी फंक्शन एफ एक्स वाई का आप डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स डी वाई, तो यहाँ बाई डी वाई है तो यहाँ बाई की लिमिट आएंगी y1 से y2, यहाँ डी एक्स है तो x की लिमिट आएंगी x1 से x2। तो ये बराबर आना जरूरी नहीं है इसके, किसके कि आप ये सोचेंगे सर जी एफ एक्स वाई और यहाँ टी वाई डी एक्स कर देते हैं, इन लिमिट्स को बदल देते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं x की लिमिट x1 से x2, इसकी लिमिट कर देता हूँ y1 से y2। ये x की लिमिट है, ये y की, अब भी वही कही है, y की लिमिट पहले भी y1 से y2 थी, अब भी y की लिमिट y1 से y2 है। x की लिमिट अब भी x1 से x2 है, पहले भी x की लिमिट x1 से x2 थी। लेकिन इन दोनों इंटीग्रेशन का बराबर आना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये समझिए कि ये बड़ी चीज है dx dy को dy dx कर देना। कैसे करते हैं आपको पता होगी, इसमें स्ट्रिप कैसे ली जाती है, इसमें ऐसे ली जाती है, इसमें मतलब dy मतलब पहले स्ट्रिप की लंबाई बाई के अंदर नापी जाएगी, ये लिमिट पहले स्ट्रिप की लंबाई यूं निकाली जा रही है, और इसमें dx आ रहा है तो स्ट्रिप की लंबाई यूं, स्ट्रिप यूं ली गई है और स्ट्रिप यूं ली गई है। जौन सा बाद में आता है उसके पहले ली जाती है स्ट्रिप। अब कभी मजबूरी में हमें dx dy को dy dx करना पड़ा तो कुछ चेंज होते हैं, वो क्या करने पड़ते हैं उसे हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। उसे कहते हैं समाकलन के क्रम में परिवर्तन, ऑर्डर चेंज करना, किसका, इंटीग्रेशन का। dx dy को dy dx कर देना। फिलहाल के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 6 है 7 है, जो भी है वो एग्जाम्पल, उसमें 0 से 1 लिमिट है, एक फंक्शन है dx dy और वही लिमिट 0 से 1 वहाँ dy dx करके देखा है, तो मैं पता चला है कि वो दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। पहला रिजल्ट तो ये लिख लो। अब हम जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसमें एक दो क्वेश्चन पे किसी स्टूडेंट को कष्ट भी है, तो मैं बता देता हूं। जैसे वो कह रहे हैं क्वेश्चन 7 और 8। क्वेश्चन 7 में ये कहा है कि उस धनात्मक पाद में जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल 1 है, इसका इंटीग्रेशन कर लो, डबल इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। इसमें हो हाँ इंग्लिश में dx dy लिखा हुआ है, हिंदी में dy dx है, तो देख लेना है dx dy है ना, इंग्लिश का सही मान रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1 और इसमें इंटीग्रेशन करवाया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy का। तो ये लेस देन इक्वल लगा देने से कोई समस्या नहीं हुई है। लेस देन इक्वल का मतलब है ऐसे एक्स और वाई जो इसको फॉलो करते हैं। तो जब वो तुम्हें कह रहा था दीर्घवृत्त, तो वो बोल रहा था दीर्घवृत्त से घिरा, तो ये पॉइंट आ रहे थे सब। अब उसने ये एक लाइन है, चूंकि इससे घिरा तो नहीं सकता, तो उसने कहा है पॉजिटिव क्वाड्रेंट लो धनात्मक पाद में, ऐसे बिंदु ले लो। तो पता ना ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट रहा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो तुम्हें खींचना तो इसको ऐसे ही है, इक्वल बना के। इसको इक्वल में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसे ऐसे ही लिखेंगे बराबर 1। तो ये कैसे जाएगी लाइन, ऐसे, ये आएगा 0.10, ये आएगा 0.1। आप खींच के देख सकते हैं। अब वो कह रहा है लेस देन इक्वल 1, तो ये सारे एक्स हैं और पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। तो इस पे करना है आपको, इस पे करना है। तो यदि डी वाई बाद में उसने लगा के दिया है तो स्ट्रिप आपको मजबूरी है ऐसे लेनी पड़ेगी, ऐसे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ वाई 0 होता है क्योंकि एक्स एक्सिस है, और यहाँ वाई कितना होगा, इसका इक्वेशन कितना है इस लाइन का, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ वाई कितना होगा, 1 माइनस एक्स। अब ऐसी स्ट्रिप कहाँ से बनना स्टार्ट होंगी, यहाँ से। यहाँ x का मान 0, यहाँ x का मान 1। तो ये जो आप मुझ पर इंटीग्रेशन करवा रहे हो, क्षेत्रफल को मैं a नाम दूं तो डबल इंटीग्रेशन ओवर a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, वो ये आएगा डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। वाई की लिमिट बताओ, वाई की लिमिट क्या है, 0 से 1 माइनस एक्स, और फिर x की बताओ 0 से 1। सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करते हैं कि बाहर वाले इंटीग्रेशन को तो छेड़ते नहीं, ब्रैकेट लगाते हैं, अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स यहाँ बाहर। कैसे करते हैं, एक्स को अचर मान करते हो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई, एक्स को अचर मान बैठे ना, तो एक्स स्क्वायर है जैसे मान लो समझो 5 4, तो 4 बाई हो जाता है ना इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब ऑन 3। लिमिट है 0 से 1 माइनस एक्स, जो आएगा उसका इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स में और करना है।
ये y की लिमिट है तो y की जगह पर रखना है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स यहाँ रखेंगे, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, जो आएगा उसका इंटीग्रेशन 0 से 1 dx। ठीक है, अब 0 रखेंगे तो ये 0 तो वो रखा नहीं मैंने। अब इसका समाकलन कर दो, लिमिट लगा दो 0 से 1। सिंपल, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका समाकलन एक्स क्यूब अपॉन 3, ये एक्स क्यूब है इसका समाकलन हो गया एक्स 4 अपॉन 4, ये 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है तो इसका समाकलन हो गया 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 हो जाएगी 3 की जगह, और 4 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 12, और माइनस एक्स है तो एक्स के कोफिशिएंट से भाग देते हैं ना तो ये माइनस आ जाएगा, और लिमिट लग जाएंगी 0 से 1। रख दो, वैल्यू आ गई 1 रखोगे तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, ये 0 हो गया 1 पे, 0 पे ये 0 ये 0 ये 1 अपॉन 12 माइनस का, लेकिन एक माइनस हम लगाएंगे तो प्लस का। ठीक है, अब 1/3 में से 1/4 जाते हैं तो 1/12 ही बचते हैं, और ये 1/12 है तो 1/6 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम कहानी इसमें व्रत है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग बाउंड्री आपको चाहिए तो ये देगा बाउंड्री, ये व्रत होता है किसको केंद्रित, ओरिजिन को, आपको पता होगा। इसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या है 1, तो या तो आप सीधे उसमें नहीं कहा धनात्मक पाद, हाँ इसमें नहीं कहा धनात्मक पाद उसने, इसमें चारों पे करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक में कर लो, कितने गुणा कर दो 4 का, तो बस ये देख लो तुम, तो ये है वर्गमूल एरिया, तो यहाँ से स्ट्रिप ही हो जाएगी क्योंकि इसमें dy बाद में लग रहा है। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो, यहाँ y का मान 0, यहाँ y का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, निकाल लो बाउंड्री पे, और x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक 0 से 1, तो एज इट इज रहेगा ये, बस यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा y की जगह, y स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की जगह हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, समझ गए, और इसमें कितने गुणा कर देंगे 4 का, इसको निकालने के लिए। बात आ गई समझ में। तो लेस देन इक्वल का मीन्स यहाँ बस ये है कि उसके अंदर का एरिया लेना है, वो ये दर्शाना चाह रहा है, और क्वेश्चन में वो सीधे कह रहा है इनसे घिरा क्षेत्रफल, और यहाँ घिरा क्षेत्रफल नहीं बोल रहा, तो लेस देन इक्वल बोल रहा है। लेस देन इक्वल का मीन्स है उसके अंदर वाला एरिया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकल, डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस r और थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट मींस r और थीटा। r और थीटा में जो इक्वेशन होते हैं उन्हें पोलर इक्वेशन बोलते हैं, r और थीटा में जो कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अभी आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो x और y में, अब इंटीग्रेशन सीख रहे हैं हम r और थीटा में। देखते हैं कैसे। वक्रों r इक्वल टू एफ थीटा और F1 कर लेते हैं, तथा थीटा इक्वल टू अल्फा कॉमा थीटा इक्वल टू बीटा, कॉमा यहां लगा लो तथा यहां लगा लो, से घिरा क्षेत्रफल ए हो, क्या हो, ए हो। तो कैसे, एक कर्व मुझे दे रहे हो तुम r इक्वल टू एफ थीटा, एक लाइन दे रहे हो थीटा इक्वल टू अल्फा, एक लाइन दे रहे हो थीटा इक्वल टू बीटा। देखो मैं बनाता हूं। पोलर निर्देशांकों में क्या होता है, बस दो चीज होती हैं, एक तो होता है ध्रुव और एक होती है प्रारंभिक रेखा, इसे बोलते हैं अपन पोल, और ये होती है प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। ठीक है, इनिशियल लाइन। मैं आपको ये समझा दूं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे हम कार्टेशियन में कैसे देते हैं कोऑर्डिनेट के, मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई है, तो आप कैसे पहुंचते हैं इस पॉइंट पर, इस पर x दूरी चलते हैं और इस पर y दूरी चलते हैं और पहुंच जाते हैं। x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर, और उस बिंदु पे पहुंच जाते हैं। इसमें कैसे पहुंचते हैं, इसमें किसी बिंदु के आपको कोऑर्डिनेट, इसमें एक ही चीज होती है बस, ध्रुव और प्रारंभिक रेखा, जैसा मैंने बताया पोल और इनिशियल लाइन, इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं होती। तो इसमें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको r थीटा दिए जाएं तो इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है
ठीक है। तो देखो इसमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको आर थीटा देने हों तो कैसे दिए जाते हैं। देखो इसमें ये प्रारंभिक रेखा होती है ना, इससे इतना कोण बनाने वाली एक लाइन ली जाती है, इतना कोण बनाने वाली, ये कितना कोण बना रही है, थीटा। और इस पर इतनी लंबाई के ऐसे जो चाप काट देते, ऐसे आर्क, इतनी लंबाई का आर्क काट देते। तो ये मान लो यहां तक हो गई आर डिस्टेंस, तो थीटा कोण बनाने वाली पहले तो इससे लाइन ले ली जाती है। भाई हमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, उस बिंदु तक पहुंचना, उसकी स्थिति को बता देना। तो यहां स्थिति ऐसे बताई जा रही है, यूं जाओ पहुंच गए उस पॉइंट पे। यहां स्थिति अलग तरह से बताई जा रही है, कैसे कि इस लाइन से इतना एंगल बनाने वाली एक लाइन ले लो, ठीक है। अब ये लाइन तो बहुत कितनी भी बड़ी हो सकती है, अब इस पर इतनी कि क्या खींच दो, चाप। तो ये पॉइंट जो आपका आएगा ये होगा पी आर थीटा। जैसे तुम मुझे दोगे P3 π/3, ये पॉइंट दे रहे हो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इससे π/3 60 डिग्री बनाने वाली एक लाइन ले लूंगा, ले ली, और 3 लंबाई का इस पर चाप काट दूंगा, ये पॉइंट हो जाएगा। यहां से कितनी दूरी पर, यहां से r दूरी होती है ये, और ये लाइन इससे थीटा एंगल बनाती है। यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप मुझे कितने देते हो, पी आर थीटा। बात आ गई समझ में। तो ऐसे पोलर कोऑर्डिनेट में निर्देशांक दिए जाते हैं। इस लाइन का जो समीकरण होता है, ऐसे खींच देना, ऐसे खींच देना, ऐसे खींच देना, ऐसे खींच देना, इसका समीकरण होता है थीटा इक्वल टू अल्फा टाइप का। जैसे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, 60 डिग्री π/3, यहाँ आएगी थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो ऐसे जब तुम मुझे ऐसे ये लिख रही ना, थीटा इक्वल टू अल्फा और थीटा इक्वल टू बीटा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा तो कहीं यहाँ आ रहा होगा, ये रहा थीटा इक्वल टू अल्फा मान लो, और ये मान लो थीटा इक्वल टू बीटा, है ना। और इनके बीच में एक कर्व दे रखा है तुमने, r इक्वल टू f1 थीटा। मान लो आपने ये कर्व दिया मुझे, r इक्वल टू f1 थीटा। ये कर्व तो हो सकता था और भी बड़ा हो, लेकिन आप मुझसे जो एरिया पूछ रहे थे वो किन के द्वारा पूछ रहे थे, थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू इस लाइन के द्वारा, इस लाइन के द्वारा, और ये, तो ये एरिया आ गया। अब इसमें यह भी हो सकता है कि r इक्वल टू f1 थीटा और r इक्वल टू f2 थीटा दो मिल जाए, मान लो ये और मिल जाए, ये मान लेते हैं r इक्वल टू f1 थीटा हो, ये मान लो r इक्वल टू f2 थीटा हो। तो 4 वक्र भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, वो तो देखना पड़ेगा। यदि ये मिल रहा है तो यहाँ r 0 होता है, क्योंकि r का मतलब होता है उस बिंदु की ध्रुव से दूरी। यदि तुम ध्रुव से ही जा रहे हो तो ध्रुव की ध्रुव से कितनी दूरी होती है, पोल की पोल से कितनी दूरी होती है, हर पॉइंट की सेम से कितनी दूरी होती है, 0। तो यदि आप यहाँ से एरिया मिला है आपको, तो r इक्वल टू 0 से यहाँ तक जाना। और यदि आपको इस कर्व से मिला है, ये एरिया है, ये नीचे वाला नहीं है आपके पास, ये नहीं है, बस ये है, इसको मान लो हमने a नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, a। वक्रों r इक्वल टू f1 थीटा, r इक्वल टू f2 थीटा, थीटा इक्वल टू अल्फा तथा थीटा इक्वल टू बीटा से घिरा क्षेत्रफल a हो, मान लो ये है एरिया। ठीक है, तो कैसे समाकलन करते हैं, तो देखो इसमें हम क्षेत्रफल भी निकालना सीख रहे हैं, इसीलिए तो मैं इतना ये डेरिवेशन में इसीलिए करा रहा हूँ, इतनी मेहनत इस पर। समाकलन को सॉल्व करने में कुछ नहीं है, समाकलन को सॉल्व करने है तो वही मेथड है कि थीटा के सापेक्ष करो तो r कांस्टेंट मान लेना, r के सापेक्ष करो तो थीटा कांस्टेंट मान लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा पहला था ऐसा ही है। लेकिन यहाँ हम एक नई चीज लेके आएंगे, एक क्षेत्रफल निकालना भी सीखेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्षेत्रफल, वहाँ क्वेश्चन होंगे, आपने किए होंगे तो आपको वहाँ दिक्कत आई होगी। चैप्टर 3 में पोलर कोऑर्डिनेट्स से द्वारा क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, मैं कल थर्ड बी कह रहा था, वो थर्ड ए में ही है, 12th वाला पैटर्न भी, और जो मैंने कल बताया वो पैटर्न भी थर्ड ए में ही है, ये थर्ड बी में है जो पोलर वाला है। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल भी निकालना सीख रहे हैं, समाकलन भी सॉल्व करना सीख रहे हैं। यहाँ पर कोई समस्या नहीं, इन कर्व के द्वारा अगर क्षेत्रफल ए है तो कैसे, ठीक है। अच्छा, तुम 12th में सीख चुके हो कि एक्स और वाई हो तो स्ट्रिप मतलब अल्पांश कैसे लिया जाता है, जैसे मैंने कल बताया, ऐसे स्ट्रिप ले लेते हैं या ऐसे ले लेते हैं। डबल कोऑर्डिनेट, डबल इंटीग्रेशन में, सिंगल इंटीग्रेशन में आपको पता है आप ऐसे ही लेते हो बस, मतलब या ऐसे या ऐसे, वो क्षेत्रफल निकालने के तौर पे। अभी हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाए वो, ठीक है। अब इसमें अल्पांश कैसे लिया जाता है, इसमें स्ट्रिप कैसे ली जाएगी, वो नई चीज है आपके लिए, आपने अब तक नहीं पढ़ी, ठीक है। तो देखो, ग्राह क्षेत्रफल ए हो तो द्वि समाकल, तो द्वि समाकल क्या देखना, डबल इंटीग्रेशन ए के ऊपर करना है, किसका करना है, एफ आर थीटा का,
और यहाँ अल्पांश लगाते हैं डेल्टा ए, लेकिन इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाता है, डेल्टा किस में बदल जाता है, डी ए में। तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाए? ए के ऊपर तुम्हें फंक्शन किसका, एफ आर थीटा का समाकलन करना है। अब से कहा जा रहा है कि एफ कोई आर और थीटा का फंक्शन है, उसका इस क्षेत्रफल ए के ऊपर समाकलन कीजिए। ए इन वक्रों के द्वारा घिरा क्षेत्रफल है, ठीक है। जिनमें लिमिट लगी मिलेंगी उनमें तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत जल्दी जैसे तुम करते आए हो ना, थीटा के रेस्पेक्ट में करना तो आर कांस्टेंट, आर के रेस्पेक्ट में करना थीटा कांस्टेंट, उस तरह से समाकलन सीधे सॉल्व, लिमिट लगा दो जैसे प्रीवियस में किया एक्स और वाई के लिए। लेकिन लिमिट नहीं लगी मिली और ऐसे कह दिया उसने कि ये क्षेत्रफल है ए, इनके द्वारा घिरा हुआ, 4 वक्र दे दिए, 3 दे दिए, कह रहा है इस ए के ऊपर इस फलन का समाकलन कीजिए। तो उसके लिए सीख रहे हैं डेरिवेशन, ठीक है। देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा रहा हूँ, आप मत हटाना, ये मोटा होता है ना मार्कर, समझ में नहीं आएगा। इसमें स्ट्रिप देखो ऐसे ली जाती है, यूं इधर ऐसे, और ये चौड़ती हुई जाती है यहां से, ये अल्पांश लिया जाता है इसमें। अब तुम यूं कहोगे कि ये एरिया तो हम पे ही नहीं, तो इनको तुम भले ही डॉटेड कर सकते हो, डॉटेड डॉटेड। यहां से मान लो हमारा ये प्रॉपर ये स्ट्रिप है अपनी, ये थोड़ी चौड़ती हुई जाती है ऐसे, है ना। ऐसे ही स्ट्रिप में जैसे वो एरिया मैं तुमको दे रहा था ना, इनसे घिरा हुआ ऐसे ही हूं, तो इनको इस स्ट्रिप में बार बार बांट रहे थे ऐसी स्ट्रिप बना के, तो ऐसे ही इसमें स्ट्रिप बनेंगी, एक स्ट्रिप यूं, एक स्ट्रिप यूं, एक स्ट्रिप यूं, ऐसे एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी, चौथी, ऐसे इस पूरे को क्या कर लेंगी, वो कवर कर लेंगी। तो इसमें स्ट्रिप पहली बात तो ऐसी ली जाती है, समझ में आ गई बात। अच्छा, ये छोटा सा एंगल है ना, ये एंगल इस पॉइंट यहां पर, फिर इसको ऐसे विभाजित किया जाता है, देखो कैसे, ऐसे ऐसे, जैसे उसको यूं करने के बाद यूं और काट रहे थे ना, तो अल्पांश क्या बन गया था, ये बन गया था। तो इसमें स्ट्रिप एक तो ऐसे ली जाती है, फिर उसको यूं और काटा जाता है, कैसे, यूं, देखो उसके ही ऐसे कर्व में। तो ये मैंने अल्पांश बना लिया, ये गोल साहब भी बनेगा, ये अल्पांश बन गया। कैसे कैसे कटती है, पहले यूं स्ट्रिप में ये कटता है और फिर यूं, तो ये अल्पांश निकल के आ गया। जैसे वहां यूं काट रहे थे, यूं काट रहे थे, और अल्पांश ने यही माना था। इसका क्षेत्रफल वो दे रहा है आपको डेल्टा ए, कितना दे रहा है, डेल्टा ए, इसका ये क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैं इस क्षेत्रफल को निकालूंगा, जैसे वहां निकाला था हमने डेल्टा ए, क्या आया था, dx dy। अब यहां क्या आर डी थीटा, मतलब डी थीटा डी आर आएगा, क्या आएगा वो देख लेते हैं। देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लूं यदि पी आर थीटा है, क्या है, पी आर थीटा, जहां पे तो आपने अल्पांश माना है, तो ये एंगल तो जाहिर सी बात है थीटा हो गया सर, क्योंकि अभी तुमने बताया किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर थीटा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एंगल थीटा और ये डिस्टेंस आर। तो ये डिस्टेंस कितनी, आर, है ना, ये डिस्टेंस आर। अच्छा इसके मान लो, वो एक ही बात है, इसके मान लो ये पी आर थीटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये छोटी स्ट्रिप बहुत पतली है, दिखाने के लिए दिखाई जा रही है, तो ये एंगल, वो जो छोटा सा एंगल है ना, इसको माना डेल्टा थीटा। जो कोई चीज, जैसे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं तो डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा ए, जिसे अब डी ए लिख रहे हैं। एक्स है, लंबाई होती है, एक्स के अंदर लेंथ लेते हैं, छोटी हो तो डेल्टा एक्स, वाई के अंदर से लेते हैं डेल्टा वाई। अब यहाँ थीटा ले रहे हैं, बहुत छोटा एंगल है, तो डेल्टा थीटा, ठीक है। और ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है कितनी हो गई, आर। ये डिस्टेंस कितनी है, आर पूरी, अभी बताइए ना, ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस आर। तो ये चाप की लंबाई बता दोगे तुम, ये चाप की लंबाई आपने पढ़ी होगी, कोण इंटू त्रिज्या। चाप की लंबाई होती है कोण इंटू त्रिज्या, पढ़ते हैं ना, जो लेंथ ऑफ आर्क होते हैं एंगल इंटू रेडियस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये सर ये डिस्टेंस आर है, डेल्टा थीटा है, तो ये हो गया आर डेल्टा थीटा। कोई कष्ट यहाँ तक, आर डेल्टा थीटा। और अब ये पॉइंट इससे बहुत नजदीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पी आर थीटा है। इस लंबाई को चूंकि ये आर के अनुदेश है, इससे मान लेते हैं हम डेल्टा आर, कि बहुत कम है ना ये अल्पांश, तो इसे क्या मान लेते हैं, डेल्टा आर। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो अल्पांश है वो कुछ इस तरह का है, ये आर डेल्टा थीटा है और ये लंबाई डेल्टा आर है।
अब चूंकि ये तुम्हें टेढ़ा दिख रहा है हालांकि, लेकिन ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। अल्पांश हम कैसा लेते हैं, बहुत बहुत छोटे, तो बहुत बहुत छोटे लेते हैं, तो इसको तुम आयत मान सकते हो, तुम इसे कंसीडर कर सकते हो, इट इज रेक्टेंगुलर। क्या मान सकते हो, बहुत छोटे को, इस टेढ़े से को यदि बहुत छोटा कर दिया जाए, बहुत छोटा, तो आयत बन जाएगा। आयत बन जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसकी लंबाई है आर डेल्टा थीटा, चौड़ाई है डेल्टा आर, तो ये कितना आ जाएगा, आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर। तो यहां ये जब सॉल्व किया जाएगा, डबल इंटीग्रेशन एफ आर थीटा, डेल्टा ए का मान कितना है, आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर, तो आर और इंटीग्रेशन करते हैं तो थीटा आर इसमें बदल जाते हैं डी में, तो हो जाएगा आर डी थीटा डी आर। तो याद करें, समझें कि जब तुम कार्टेशियन में चलते हो, जब तुम कार्तीय निर्देशांकों में चलते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चलते हैं, एक्स और वाई चलते हैं, तो डी ए का मान डी एक्स डी वाई होता है, डेल्टा ए का मान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई होता है, तो डी ए का मान डी एक्स डी वाई। लेकिन यहाँ डेल्टा ए का मान आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर होता है, इसलिए यहाँ डी ए का मान आर डी थीटा डी आर लिखा जाएगा। ठीक है, डी आर आ रहा है तो यहाँ आर की लिमिट लगा दो। आर की लिमिट कितनी है, एफ वन थीटा, कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिप, यहाँ से, कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पर। तो इस कर्व की मैंने क्या इक्वेशन दे रखी थी आपको, इस कर्व की, आर इक्वल टू एफ वन थीटा। तो आर जहाँ डी आर बाद में है तो यहाँ बाद में ही लेंगे लिमिट, आर की लिमिट एफ वन थीटा से एफ टू थीटा, और फिर थीटा की लिमिट लगा दो। थीटा की लिमिट क्या है, थीटा ऐसी स्ट्रिप कहाँ से बनना स्टार्ट होंगी, यहाँ से कहाँ तक बनेंगी, यहाँ तक, तो थीटा की लिमिट है थीटा इक्वल टू अल्फा से थीटा इक्वल टू बीटा। बात आ गई समझे। अब इन लिमिट्स को तुम चेंज करना चाहें, तुम ये कहें सर जी मैं तो यहाँ थीटा की लगाऊंगा, यहाँ आर की लगाऊंगा, तो वो फिर तरीका होगा, ऐसे नहीं होगा सीधे। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी दिए गए क्षेत्रफल पर, किसी वक्रों के द्वारा गिरे क्षेत्रफल पर किसी फंक्शन का समाकलन करना। कौन से कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आर, ये इस आर के साथ प्रोडक्ट होगा और आर के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है कि बाहर वाले इंटीग्रेशन को तो छेड़ते ही नहीं है, और अंदर वाले इंटीग्रेशन को हम बकसते नहीं है, फोड़ देते हैं। एफ वन थीटा एफ टू थीटा एफ आर थीटा का करना है इंटू आर, ये भी तो आ गया किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, और जो आएगा उसका थीटा के रेस्पेक्ट में, जो आएगा उसका थीटा के रेस्पेक्ट में बाद में, पहले ये सॉल्व किया जाएगा। ये कैसे सॉल्व होगा, थीटा को अचर मानकर, ट्रीटिंग थीटा एच कांस्टेंट, थीटा को अचर मानकर। अब तुम्हारे यदि दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैं क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा इन वक्रों के द्वारा, ए ही निकालना हो, यदि हमें क्षेत्रफल ए ज्ञात करना हो तो ए जो आएगा वो डबल इंटीग्रेशन डेल्टा ए मतलब डी ए आएगा ए के ऊपर, और डी ए का मान आपको पता चल गया, आर डी थीटा डी आर लिखेंगे। तो यहाँ आर की लिमिट बता दो, आर इक्वल टू एफ वन थीटा से आर इक्वल टू एफ टू थीटा, और यहाँ थीटा की लिमिट थीटा इक्वल टू अल्फा से थीटा इक्वल टू बीटा। तो कुल मिलाकर तुम्हें कुछ नहीं करना, इस अल्पांश का क्षेत्रफल यहाँ लिखना है। इस अल्पांश का क्षेत्रफल आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर था, समाकल कर रहे हैं तो डेल्टा की जगह डी लगा देते हैं, ये आ गया, और लिमिट्स लगा दी। ऐसे ये स्ट्रिप कहाँ से, यहाँ से बनेगी यहाँ तक, पहले तो ये लिमिट लगा दो, और फिर ऐसी स्ट्रिप जो ये कट के आई है, ये कहाँ से बनना स्टार्ट होंगी, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। तो इसमें आप दोनों चीज़ सीख रहे हैं इस डेरिवेशन के तहत कि समाकलन कैसे सॉल्व करना है किसी क्षेत्रफल पर, और फिर वो समाकलन क्षेत्रफल पर तो कैसे अप्लाई किया जाता है, फिर वो सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे बाहर वाले को छेड़ते नहीं, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, बाहर वाले को कांस्टेंट मानकर डी थीटा अलग कर लेते हैं। ठीक है, यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फंक्शन का मान 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 1, एफ आर थीटा डेल्टा एफ आर थीटा इक्वल टू 1 रखने पर आता है। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नोट कीजिए। मैं हटा देता हूं इसे, आप पॉज करके इसे नोट कर लिया करो, है ना। 2-3 चीजें हैं, एक तो आप जब नोट्स बना रहे हो तो लेक्चर नंबर जरूर डाला करो, जैसे लेक्चर नंबर 39, लेक्चर नंबर 38, ये जरूर डाला करो। क्यों, क्योंकि उससे ये है कि आपको कल को कोई डाउट होगा तो आप उसी वीडियो को जाके तो भी देख लोगे, और नहीं आपने यदि ऐसे लेक्चर नंबर नहीं डाल रखा है तो आप उसके इर्द गिर्द घूमोगे, बहुत वो वीडियो देखोगे कि इस बात के सर ने किस वीडियो में बताई है,
तो इसलिए आपको कष्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन सर ने कौन से उसमें कराया है, तो जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ लेक्चर 32 फिर जहाँ भी खत्म होता है उसके क्वेश्चन कर लिए, लेक्चर 33, लेक्चर 34, लेक्चर 35 ऐसे डाल दे। चलो आपको कभी कष्ट होगा तो आप सीधे उसी लेक्चर पर जाके क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ये ऐसे भी यदि आपको मिल जाए कभी तो कोई समस्या मत लेना। जैसे मतलब बदल के आ जाए, डी थीटा बाद में और डी आर पहले, आर डी आर डी थीटा, तो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर आर के रेस्पेक्ट में। सिंपल है वो तो देखना है आपको लिमिट किसकी है क्या है। इसमें एक चीज और सीख लो फिर करेंगे क्वेश्चन। नोट, कभी कभी कार्तीय निर्देशांकों में दिए गए समाकलन को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करके हल किया जाता है। कभी कभी कार्तीय निर्देशांकों में दिए गए समाकल को, मतलब हम कभी कभी क्या करेंगे कि जो आपको कार्टेशियन में आपको जो मिल रहा है इंटीग्रेशन दिए गए समाकलन को, उसे ध्रुवीय निर्देशांकों में चेंज करके कर देंगे। उसके लिए क्या क्या करते हैं तब, तो देखो आपको पता हो या नहीं पता हो आज पता कर लो। कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध होता है, एक्स की जगह रखेंगे आर कोस थीटा, वाई की जगह रखेंगे आर साइन थीटा, है ना। और dx dy की जगह पर आर डी थीटा डी आर रखेंगे, ये अभी तुम देख चुके हो। dx dy की जगह पर क्या रखेंगे, आर डी थीटा डी आर। तो आपका जो कार्तीय निर्देशांकों में जो समाकलन था वो अब किस में चेंज हो जाएगा, आर में और थीटा में। याद कर सकते हैं दोनों रिलेशन, एक्स की जगह पर रखते हैं आर कॉस थीटा, वाई की जगह पर रखते हैं आर साइन थीटा। ये प्रूव भी किए जा सकते हैं कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध होता है, अभी बताता हूँ कैसे। और dx dy ये आपको पता है, वहाँ अल्पांश का क्षेत्रफल था, यहाँ अल्पांश का क्षेत्रफल कितना मानते हैं हम, आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर, तो समाकलन करने में डी थीटा डी आर, तो ये पुट करेंगे। और आपका जो कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट्स में जो आपको इंटीग्रेशन मिल रहा था वो किस में चेंज हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो जाएगा, और उसे फिर हम सॉल्व कर लेंगे। उसमें लिमिट्स भी आपको चेंज करनी पड़ती हैं, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक्स वाई की जगह आर थीटा में लाना होता है उसे। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो कभी कभी उसमें एक्स और वाई में कठिन होता है, इनमें सरल हो जाता है। इनको बता देता हूँ, देखो ये कैसे आए, यहीं देख लो, नोट फर्स्ट बना दो, यहीं देख लो नोट सेकंड, कि आपको पता है किसी बिंदु पॉइंट के पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस हो ये वाई एक्सिस हो, तो कैसे दिए जाते हैं, ये दूरी एक्स और ये दूरी वाई, ऐसे दिए जाते हैं। इस पर एक्स चलते हैं, इस पर वाई चलते हैं। लेकिन यदि इसी के कोऑर्डिनेट यदि कोई आर थीटा भी कह रहा है, तो इसका मतलब ये, इसको हम ध्रुव मान के ही बैठे हैं। ये प्रारंभिक रेखा मान ली हमने, इनिशियल लाइन, ये पोल है, और ये इनिशियल लाइन है, ये पोल है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से इसे मिलाओगे तो ये एंगल थीटा आएगा और ये डिस्टेंस आर आएगी यहाँ तक की। चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया, मतलब कर्ण हो गया। तो कर्ण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तो रिलेशन। और यहाँ से टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो वाई बटे अपॉन एक्स। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये यहाँ से आर और थीटा मिल जाते हैं, आर इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको यदि एक्स और वाई गिवन हो तो आप आर और थीटा निकाल सकते हैं, उस बिंदु के पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कि आर का मान होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा का मान होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है। दूसरा, यदि आपको आर और थीटा गिवन हो तो आप वाई एक्स और वाई कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए। ये आपको पता है कि आर कर्ण है, तो कर्ण का हम घटक कैसे निकालते हैं, बीच के एंगल का कॉस लगा देते हैं किसी भी दिशा में। मान लो इस दिशा में निकालना है, तो ये दिशा दी गई आर से कितना कोण बना रही है, थीटा। तो एक्स निकालने के लिए, ये घटक इसका एक्स है, ये कंपोनेंट वाई है, ये कंपोनेंट एक्स, ये कंपोनेंट वाई। कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं, किसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं, आर का, उसमें कॉस लगा दो बीच के एंगल का। तो जो एक्स आएगा, यहां लिख देता हूं, एक्स आएगा वो जिस इसका घटक है, तो ये आर लिख लो, और बीच के एंगल का क्या लगा दो, कॉस।
तो कॉस बीच का एंगल कितना है थीटा, और y निकालना है तो r कॉस बीच के एंगल का कॉस लगा दो, तो ये है y, तो इसका इसके साथ एंगल कितना है इतना, ये एंगल 90 है थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो बीच के एंगल का कॉस लगा दिया करो। घटक निकालने में कुछ नहीं करना होता, किसका घटक निकालना है वो लिखो और जिस दिशा में निकालना है उन दोनों के बीच के एंगल का कॉस लगा दो बस। और कॉस इनटू माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो आर साइन थीटा। ये जब काम करता है जब आपको आर और थीटा पता हो तो एक्स और वाई निकालना हो। तो ये 4 रिलेशन होते हैं, एक्स और वाई गिवन हो तो आर थीटा निकालना, आर थीटा गिवन हो तो एक्स वाई निकालना। तो हम ऐसे भी समाकलों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें कर रखा है एक्स और वाई को आर थीटा में चेंज, तब को सॉल्व किया है। एग्जाम्पल 3 भी है, एग्जाम्पल 4 भी है, एग्जाम्पल 5 भी है, ठीक है। इसमें कुछ आकृतियों के नाम आने चले जाए, नाम आते चले जाएंगे। क्या आते चले जाएंगे नाम, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, या मैं यही बता देता हूं कि r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा और r इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों कार्डियोइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्डियोइड। हृदयाव, हिंदी में बोलें तो हृदयाव। वैसे कार्डियोइड नाम से फेमस है। इनकी दिल की सी आकृति होती है, हृदय की सी आकृति होती है, इसलिए इनको हृदयाव बोलते हैं, इसे कार्डियोइड बोलते हैं। तो इसकी ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, देखिए। क्योंकि ये जानता ही नहीं है आर और थीटा मतलब इन कोऑर्डिनेट्स को, तो इसमें तो एक ही चीज होती है, ये इनिशियल लाइन और प्रारंभ रेखा, और ये होता है इसमें पोल, ठीक है। वैसे आपको पता होगा इससे एंगल मापे जाते हैं, तो यहां ये कितना है थीटा इक्वल टू 0, तो आप निकाल भी सकते हो। या थीटा 0 रखोगे तो ये कॉस 0 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2, तो 2a आएगा। तो मान लो ये है 2a, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है 2a। ये 2a, 0 कोऑर्डिनेट है, इसलिए नहीं है एक्स एक्सिस पर है, इसे एक्स एक्सिस आप मान सकते हो, यहां तक तो दिख रहा है, लेकिन ये एंगल है, ये मेरा 0 डिग्री। आर थीटा कोऑर्डिनेट लिखता हूं ना मैं, ये 0, ठीक है। तो यहां मैं सिंपल लिखूं तो ये 2a आर का मान है और ये थीटा का मान है 0, ठीक है। और दूर ले लेते हैं, चलो यहां ले लेता हूं। अब ये मैंने मान ली थीटा इक्वल टू π/2, वैसे तो होती नहीं है, पर हम इसे ऐसे तो खींच सकते हैं, थीटा इक्वल टू π/2। इससे 90 डिग्री बनाने वाली लाइन है, तो इसमें थीटा इक्वल टू π/2 रखोगे तो यहाँ r a आएगा, तो इसका आधा आएगा, समथिंग इतना। तो ये कोऑर्डिनेट है a और π/2। यहाँ थीटा का मान कितना है π/2, और जब तुम r की जगह -π/2 रखोगे, इधर एंगल मापोगे तो -π/2 रखोगे, तो ये भी फिर भी r इक्वल टू a ही आएगा, क्योंकि -π/2 पे भी cos 0 होता है। तो यहाँ मैं इसे डायरेक्ट भी बना सकता था, पर मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, तो मेरा मतलब सिर्फ यहाँ इतना सा है कि आप इसे ढंग से समझ जाए, एक ही बार भूले नहीं। तो देखो ये ऐसे बनता है, ये वो पॉइंट है a माइनस π/2। गलती जो हुई है वो माफ करना, मतलब ये दिल की सी आकृति आपको बनानी है, और ये जितनी है उसका ये दुगना आता है, तो थोड़ा ये मैंने ज़्यादा ले लिया है इधर। ये पॉइंट है 2a, 0। तो पता है यहाँ थीटा 0, यहाँ थीटा π/2, यहाँ थीटा पाई होता है। क्या होता है? पाई। मतलब वैसे तो मैं लगेगा सर ये तो 0 ही है, लेकिन ये जो वैल्यू आई है ना, ये 0, ये थीटा इक्वल टू पाई पे आई है, क्योंकि कॉस पाई करोगे तो ही -1 आएगा, और -1 यहाँ रखोगे, -1 + 1 0, तो आर का मान 0 आ जाएगा। तो ये पोल से ये कब गुजरेगा? आर का मान 0 कब होगा? जब थीटा पाई होगा, और यहाँ थीटा -π/2 है, बोले तो 3π/2 भी कह सकते हैं, और यहाँ थीटा वापस क्या हो गया 2π। तो तुम जब एक चक्कर दे लोगे ना पूरा थीटा का, तो आपको ये आकृति मिल जाएगी, ये प्लस वाले के लिए,
दिल की सी आकृति है, इधर 2a लेंथ होती है, ऊपर नीचे a लेंथ होती है, और एंगल थीटा के भी याद करने हैं, थीटा 0 होता है, थीटा π/2 होता है, थीटा पाई होता है, थीटा 3π/2 होता है, दोबारा 2 पाई है ना। तुम्हें पता होगा 0 और 2 पाई तो वैसे भी एक जगह ही होते हैं। यदि आपको ये कार्डियोड बनाना हो, ये वाला क्वेश्चन दोनों के हैं, ये बनाना हो तो इसकी साइड इधर हो जाती है, ये इस साइड में खुल जाता है। जैसे ये तो अपना रहा ध्रुव, ये वही इनिशियल लाइन, तो इसमें जैसे ही तुम थीटा 0 रखते हो तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 तो ये 0 ही रह जाता है, यहाँ 0 0 से जाता है, ये 0 0 से नहीं जाता। तुम्हें मत करना सर जा तो रहा है 0 0 से, ये 0 0 नहीं है, ये है 0 पाई r थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पाई, r तो 0 है, तो ये 0 0 से जाता है ना। और ये मैं थीटा = π/2 खींच लेता हूँ, तो इसमें π/2 रखो, cos π/2 0 होता है, तो यहाँ a बचेगा तो ऊपर a आएगा, और 3π/2 रखोगे वो भी 0 होता है, तो इधर नीचे फिर a आएगा, तो ये है a π/2 और ये है a 3π/2। और ऐसे आप यदि r का मान माइनस पाई, इसमें वो रखोगे पाई रखोगे, r का मान क्या रखो, थीटा का मान पाई रखोगे, पाई इधर ही तो आएगा, ये आएगा थीटा = पाई, इससे पाई एंगल 180 इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का इसी डायरेक्शन से बनाओगे तो 0 डिग्री, और इस डायरेक्शन का यूं बनाओगे है ना, ये एंगल 180 होता है और ये एंगल 0 ही होता है, उसी का उसी के साथ एंगल 0, और अलग अलग डायरेक्शन हो तो 180। तो इसमें तुम पाई रखोगे तो cos पाई -1 होता है, ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा 2a, तो इधर आएगा 2a, तो ये ऐसी आकृति बनेगी इस बार। ठीक है, अच्छे से बना लेना। ये इधर ये इधर बनता है, ये इधर बनता है, बस इतना सा अंतर है। ये पॉइंट, ये दूरी कितनी है 2a, पाई, ये पॉइंट क्या है 0 0, वो नहीं है 0 0। ठीक है, ये दो कार्डियोड। अच्छा, मैं एक साथ बहुत ज़्यादा आकृति बता दूंगा तो आप भूल जाएंगे। ये कार्डियोड, ठीक है, तो पहले इन दो को सीखो। वैसे मैंने तुम्हें एस्ट्रॉयड बता रखा है, एस्ट्रॉयड का और बता देता हूं। एक होता है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होता है, x⁴ y⁴ = a⁴ इसके क्षेत्रफल वेक्टर भी हम ज्ञात करेंगे उस चैप्टर में 3 में, और यहाँ सवाल होंगे हैं इसके। तो ये कैसे बनता है, ऐसे, ये पॉइंट होता है a0, ये पॉइंट होता है 0a, ये पॉइंट होता है -a0, और ये पॉइंट होता है 0, -a। ये आपको पता होगा, ये तो तुम्हारी ही x एक्सेस और y एक्सेस, इनमें कोई कष्ट नहीं है। मतलब ये वृत्त होता है एक इस तरह से, ऐसे वृत्त सेंटर को केंद्रित, तो उसमें से ये इससे ले लिए जाते हैं, यूं 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 और यूं, ये हटा दिए जाते हैं, हटाओ इसे। ए त्रिज्या का वृत्त होता है जो यहाँ है, ये होता है एस्ट्रॉयड। क्या होता है, एस्ट्रॉयड। आज इन तीनों को करेंगे, तो अब है ना, नोट कीजिए। तो जिनमें लिमिट लग रही है उनमें तो कोई कष्ट ही नहीं है, वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे। थीटा को कांस्टेंट मान के आर के सापेक्ष करेंगे, जैसे भी है। और 3 सवाल हैं इसमें मेनली, तो बाकी आगे के फिर 8, 9, 10, 11, 12 ये दिए तो एक्स वाई में किस में चेंज करके करने, पोलर में चेंज करके करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कार्डियोइड की प्रारंभिक रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र पर करना है। ऐसा एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो आप सीधे कर सकते हैं। लेमिनिस्केट में आपको बताऊंगा कैसे बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेता हूं मैं। इसमें कह रहा है वृत्त R = a cos θ के क्षेत्र पर ये समाकलन निकालो r² dθ dr। अब इसमें तुम्हें नहीं करना कुछ, तुम कहीं ये सोचो कि सर जी r dθ dr तो लगाओ यहाँ, वो पहले ही था, उसने ये r² में चला गया होगा, ये ऐसे लिख रहा होगा r × r dθ dr। तो मैं कह रहा हूं कि जब वो खुद लगा के दे रहा है dθ dr, तो तुम्हें r नहीं करना, तो तुम r मत करने लग जाना, चाहे इसमें कुछ नहीं हो सकता है उसका फंक्शन 1/r हो और तुमने r dθ dr उसने लगाया तो r से r कट गया हो। तो यदि उसने ये लगा के दिए डबल इंटीग्रेशन हो रही है, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें, कहीं तुम अपना दिमाग लगा दो, dθ dr की जगह r dθ dr कर दो। वो तुमसे कहे कि इसके ऊपर इस फलन का समाकलन करो,
इस क्षेत्र के ऊपर, क्षेत्र नाम दे, इस क्षेत्र के ऊपर इस फलन का समाकलन करो। तो क्षेत्र है इसलिए डबल इंटीग्रेशन, आयतन होता है ट्रिपल और लाइन इंटीग्रेशन होता है तो सिंगल। और ये पोलर कोऑर्डिनेट है, वो कह रहा है आर स्क्वायर का समाकलन करो, इसके ऊपर करना है, तो तब तुम आर डी थीटा डी आर लगाओगे। जब तुम इंटीग्रेशन के साइन लगा रहे हो, तुम डी थीटा डी आर लगा रहे हो, तो उनके साथ आर लगेगा। उसने लगा के पहले ही दिया इंटीग्रेशन और वो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना उसमें, अपना दिमाग नहीं लगाना फिर, ठीक है। तो उसने कहा कि इस क्षेत्र के ऊपर ये सॉल्व कर दो, आर डी थीटा डी आर। ये उसने वैसे तो उसने दिया है वृत्त, लेकिन यदि तुम्हें नहीं भी पता चले तो तुम्हें ये खुद सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? कि आपको पता है कि आर की जो वैल्यू होती है वो रूट में, भाई कष्ट क्या है इसमें? इसमें कष्ट ये है कि आर और थीटा में, हम आर और थीटा में जानते नहीं, लेकिन एक्स और वाई में तो जानते हैं ना। तो इसे लिखो, आर का मान होता है एक्स और वाई में, चेंज कर दो, आर का मान होता है एक्स और वाई में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। और चूंकि आर कॉस थीटा तो एक्स होता है, तो यहां से कॉस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, और आर का मान वापस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई में चेंज करना टारगेट था, रूट रूट इधर आएंगे तो प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। एक्स और वाई में दो घात का समीकरण इस तरह का कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हो और एक्स वाई का टर्म एब्सेंट हो, एक्स वाई का टर्म हो नहीं, तो वो इक्वेशन हमेशा किसका होता है? सर्किल का। वो इक्वेशन हमेशा किसका होता है? सर्किल का। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हो, एक्स वाई का टर्म एब्सेंट हो, तो वो इक्वेशन सर्किल का होता है। वो अलग बात है, सर्किल काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, बिंदु रूप हो सकता है, ऐसा सर्किल हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है, दिखे नहीं आपको, इक्वेशन सर्किल का ही माना जाएगा। क्या है लॉजिक? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम हो और एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो हो, सॉरी जीरो हो, एक्स वाई वाला टर्म हो नहीं, तो सब कुछ फुलफिल कर रहा है। तो एज इट इज करना है आपको ये क्वेश्चन में। तो इस वे अब मैं खींचना चाहता हूँ ये वृत्त बनेगा कैसे, जो एक वृत्त का समीकरण है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में लिख लो, या फिर तुम इसका सीधा केंद्र और त्रिज्या निकाल दो। इसका केंद्र क्या आएगा? हमने केंद्र सीख रखा है, x के कोएफिशिएंट के आधे का माइनस a/2 माइनस और लेते हैं, और y के कोएफिशिएंट के आधे का माइनस, तो y तो है ही नहीं, 0। और त्रिज्या ये तो होता है माइनस जी माइनस एफ, आपको याद दिला दूं, और त्रिज्या होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर एक्स की कोएफिशिएंट का आधा, तो a/2 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर वाई के कोएफिशिएंट का आधा 0, और सी कांस्टेंट टर्म इधर ला के माइनस सी करते हैं, इधर ला के जो आएगा वो सी, लेकिन यहाँ माइनस सी करेंगे, मतलब इधर ला के यदि 2 आया तो यहाँ माइनस 2 आएगा, इधर ला के माइनस 2 आया तो यहाँ 2 आएगा, वो आपने देख रखा होगा ना। तो यहाँ है ही नहीं 0, तो आ गया a/2 होल स्क्वायर और रूट हट गए। तो उसका केंद्र है a/2, 0, केंद्र एक्स एक्सिस पर है और त्रिज्या a/2 है। तो ये सर्किल यदि मैं सही से बना पा रहा हूँ तो मुझे बताना, ये नहीं बनेगा क्या? a/2, 0, और इतनी ही त्रिज्या इसकी, तो इसको टच नहीं करेगा, ये वाई एक्सिस को करेगा, है ना। तो ये वो वृत्त है r इक्वल टू a cos थीटा, इस पे करना है आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसने क्या कहा? वृत्त इतने पर इस क्षेत्र का समाकलन कीजिए बस। तो मैं क्या करूंगा, इसमें स्ट्रिप कैसे लूंगा? ऐसे, क्योंकि मुझे पोलर में करना है। ये मैं यहां दिखा दूंगा ऐसे अल्पांश। इस अल्पांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में आर थीटा मानूंगा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल डेल्टा थीटा। इतनी पंचायत दिखाने की यहां जरूरत नहीं है, यहां बस अल्पांश मानो। तो ये देखो, वृत्त आर इक्वल टू a cos थीटा पर समाकलन डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर का मान पता है क्या आएगा? डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर तो मैं करूंगा ही करूंगा, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं। मुझे पहले लिमिट लगानी आर की। तो आर देखो, ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन पे आर कितना होता है? 0। कहां तक जा रही है?
यहाँ तक, कभी स्ट्रिप यहाँ जाएगी, कभी यहाँ जाएगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो कहाँ तक जा रही है? ए कॉस थीटा तक, यहाँ तक जा रही है। और ऐसी स्ट्रिप वैसे तो यहाँ से बनना स्टार्ट होंगी। आप यूँ कहें सर जी ऐसे ले लो यहीं से, तो ये थोड़ा सा एरिया रह जाएगा, बिल्कुल इसे टच करता हुआ जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ से लेनी पड़ेंगी। तो या तो आप थीटा की वैल्यू कहो -π/2 से, इधर -π/2 है ना, -π/2 से कहाँ तक? यहाँ तक, π/2 तक। ऐसी स्ट्रिप यहाँ से बनना स्टार्ट होंगी और यहाँ तक बनेंगी, तो मतलब वो पूरा ही लेना पड़ेगा आपको। -π/2 से कहाँ तक? π/2 तक। दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऊपर ऊपर वाले का कर लो, 0 से π/2 और 2 का गुणा कर दो। एक और तरीका ये भी है, बस आपको ये सॉल्व करना। जयराम जी तो कर दीजिए। तो बार वाले इंटीग्रेशन को तो छेड़ते ही नहीं है, अंदर वाले को करेंगे आर के रेस्पेक्ट में। तो r² का r³/3 और लिमिट लगा दो 0 से a cos थीटा d थीटा। तो ये आ गया a³ cos q थीटा d थीटा और 1/3 बाहर और -π/2 से +π/2। थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे तो कॉस तो खा जाता है माइनस को। तो ये कैसा फलन है? थीटा का सम फलन। थीटा का सम फलन है तो -π/2 से π/2 ये थीटा की तो लिमिट है, तो ए दुगना हो जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, 2/3 और लिमिट हो जाएंगी 0 से π/2। a³ भले में बाहर ही निकाल सकते हो, cos q थीटा d थीटा। अब cos का इंटीग्रेशन करना तो हम जानते होंगे, cos q का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको पता है, क्योंकि cos 3 थीटा क्या होता है? 3 cos थीटा -4 sin 4 cos q थीटा। नहीं, ये माइनस का, ये प्लस का बदल जाते हैं ना कॉस में। साइन 3 थीटा का होता है 3 sin थीटा -4 sin q थीटा, तो कॉस में ये बदल जाते हैं। तो यहां से मुझे cos q चाहिए, तो cos q कैसे आएगा? ये इधर आएगा प्लस का और बटे 4, तो cos q थीटा आ जाएगा यहां से निकल के cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। ये वैल्यू यहां रख दो, तो 2a³/3 लिमिट 0 से π/2। अच्छा इसको तुम वैसे भी कर सकते हो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ये तरीका तो है ही है जो मैं बता रहा हूं। अच्छा तुम इसे सीधे भी कर सकते हो, 0 से π/2 लिमिट याद है तो साइन की पावर कितनी है? 0। तो 3 में 1 जोड़ के 2 का भाग 4/2, 0 में 1 जोड़ के 2 का भाग, गामा लेते चलो, इनके गामा फंक्शन याद है ना। और नीचे दोगुना किसका? दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 3 और 2, दोनों में 2 जोड़ के 2 का भाग, और ये वैल्यू कितनी है? 2/3 a³। ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल 2 का गामा 2 और गामा 2 होता है 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो गया। गामा ये 1/2 है, तो ये हो गया 2/3 a³। इस 2 से 2 ये कैंसिल कर सकते हो, भले ही 1/3 कर लो। गामा 1/2, ये गामा 5/2 है, कैसे सॉल्व होगा? 3/2 1/2 गामा 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/9 a³। ये 2 ऊपर जाएंगे, 3 गुणा हो जाएगा, तो 4/9 a³ आंसर है इसका। ठीक है, 2 तरीके हैं, आप सीधे पहले भी लिमिट 0 से π/2 लगा सकते थे, बाद में मतलब 2 आगे ले लो, या वो बाद में भी वही काम किया हमने, 2 आगे लिया, लिमिट 0 से π/2 की है। तो आप पहले एग्जाम्पल करना, फिर क्वेश्चन करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्स और वाई में दे रखे हैं, उन्हें आर और थीटा में चेंज करके करना है, उसमें मैंने तुम्हें बताया, तो कोई नई बात नहीं है, उनमें लिमिट आपको तैयार मिलेंगी। बस ये लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, किसमें? आर और थीटा में। इस तरह से ही 4 रिलेशन है आर और थीटा में इक्वेशन के। आर और थीटा गिवन हो तो एक्स वाई निकालना, एक्स वाई में गिवन हो तो आर थीटा निकालना। तो अब आपको जब एक्स वाई दिए जाएंगे, आर थीटा निकाल लें। ठीक है, तो एक्स की जगह रखेंगे आर कॉस थीटा, वाई की जगह रखेंगे आर साइन थीटा, लिमिट भी चेंज होंगी, और dx dy की जगह रखेंगे आर डी थीटा डी आर। सारे क्वेश्चन तो इसके करने, सेकंड बी के एग्जाम्पल क्वेश्चन, और जिनमें तुम्हें आकृति समझ में नहीं आया उन आकृतियों को मैं अगली बार में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जो जैसे आज कार्डियोड बताया, एस्ट्रोड बताया, ऐसे 3-4 और हैं। और वहाँ जो थर्ड बी है वो करनी है, क्षेत्रफल निकालने वाली, पोलर कोऑर्डिनेट से, पोलर कर्वों से घिरे हुए क्षेत्रफल। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।